हेलो पहले स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो भारत में स्वतंत्रोत्तर अवधि में बाल नीति की समीक्षा कीजिए। सोशियोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भारत में स्वतंत्रोत्तर अवधि में बाल नीति की समीक्षा कीजिए। स्वतंत्रोत्तर भारत में बाल नीति की समीक्षा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो चाइल्ड पॉलिसी होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त वातावरण प्रदान करना। यही हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशियोलॉजी का। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने बच्चों के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियों और योजनाओं को लागू किया। भारत की बाल नीति यानी कि चाइल्ड पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त वातावरण प्रदान करना है। इससे वे अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के सभी पहलुओं में क्या कर सकें, प्रगति कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ था, भारत ने बच्चों के कल्याण और विकास के लिए क्या करा था, उसको सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियों और योजनाओं को लागू किया था। क्या करा था, कई नीतियों और योजनाओं को लागू किया था, जिसमें जिसमें क्या हुआ था, भारत की जो बाल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसमें भारत की जो बाल नीति थी यानी चाइल्ड पॉलिसी थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त वातावरण प्रदान करना। बच्चों को क्या करना, सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त वातावरण को प्रदान करना उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और उसके बाद जिससे वे अपने क्या कर सकें, अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के सभी पहलुओं में प्रगति कर सकें। ठीक है, जिससे वे क्या कर सकें, अपने सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास के सभी पहलुओं में प्रगति कर सकें। बाल नीति का क्या महत्व था, देखते हैं चलो आगे। तो बच्चों को समाज का भविष्य मानते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों का सुनिश्चित करना। बच्चों को समाज का भविष्य मानते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाल श्रम, बाल शोषण और बाल तस्करी जैसी समस्याओं से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य था। विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर जो मौजूद बच्चे थे, जैसे गरीब, दिव्यांग, अनाथ के अधिकारों की क्या करना, रक्षा करना चाइल्ड पॉलिसी के अंदर था। संयुक्त राष्ट्र के जो बाल अधिकारों के अनुच्छेद यूएनसीआरसी के अनुरूप कदम उठाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते तो बोला कि स्वतंत्रोत्तर भारत में बाल नीति का क्या विकास हुआ था। प्रारंभिक दौर था इसका 1947 से 1970 के बीच में। स्वतंत्रता के बाद भारत ने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम शुरू किया। पहला संवैधानिक प्रावधान क्या थे इसके, अनुच्छेद 21 से 6 से 16 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकना बहुत जरूरी होता है। अनुच्छेद 39 ई और एफ कहता है कि बच्चों के विकास और शोषण से बचाने की गारंटी देता है। बच्चों के विकास को और शोषण से बचाने की क्या करता है, गारंटी लेता है कौन, 39 ई और एफ। आगे चलते हैं तो प्रारंभिक योजनाएं क्या थी। पहले पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 1956 में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई थी, और आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की इसमें नींव रखी गई थी। आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की इसमें नींव रखी गई थी। मध्यम दौर क्या था, 1970 से 1990 के बीच में। तो इस दौर में बाल अधिकारों और बाल कल्याण की योजनाओं का विस्तार हुआ था। इस दौर में क्या हुआ था, बाल अधिकारों और बाल कल्याण की योजनाओं का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था। 1974 राष्ट्रीय बाल नीति देखेंगे तो बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी इसमें, और कमजोर वर्गों के बच्चों की इसमें सुरक्षा देखी गई थी। 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा यानी आईसीडीएस बनाया गया था। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रमुख योजनाएं बनाई गई थी, और बच्चों को पोषण, टीकाकरण और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1986 में फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी लागू कर दी गई थी। सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और सुलभ कर दिया गया था। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। लड़कियां ज्यादातर पढ़े, या बालिका बच्चियां जो है वो ज्यादातर शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। उत्तरार्ध क्या था, उत्तरार्ध 1990 से 2000 के बीच में। इस दौर में बच्चों के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिली, मान्यता मिली थी। इस दौर में क्या हुआ था, बच्चों के अधिकारों को क्या करा गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई थी। यूएनसीआरसी यानी 1992 भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी यूएनसीआरसी 1992 में जो भारत ने क्या करा था, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बाल सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार को उन्होंने बहुत ज्यादा भारत ने बढ़ावा दिया था। 1993 देखेंगे तो बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम लाया गया कि खतरनाक उद्योगों से बच्चों के रोजगार पर रोक लगा दी गई थी। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि 2000 क्या लाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान लाया था। सभी बच्चों को
सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं लाई गई थी। आधुनिक दौर क्या 2000 के बाद का क्या आधुनिक दौर कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कह रहा है कि 16 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। बाल यौन शोषण से संरक्षण अधिनियम पॉस्को, यानी जो बाल यौन शोषण हो रहा है कि बच्चों के जो यौन शोषण से संरक्षण अधिनियम के लिए पॉक्सो जो होती है, पॉक्सो पॉस्को नहीं होती, पॉक्सो एक्ट होता है 2012 में आता है कि बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं और शोषण के मामले की त्वरित सुनवाई इसमें की जाती है, फटाफट सुनवाई इसमें की जाती है बच्चों के लिए। राष्ट्रीय बाल नीति यानी 2013 में बाल नीति लाए थे कि बच्चों के जीवन स्वतंत्रता और गरिमा को बढ़ावा दिया गया। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास के सभी क्षेत्रों में इसमें समर्थन हुआ। मिशन इंद्रधनुष या 2014 के में तो बोला गया बच्चों को टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष, और खसरा, पोलियो और अन्य बीमारियों से सुरक्षा के लिए क्या करेगा, टीकाकरण के अभियान चलाए गए थे। डिजिटल इंडिया और बाल शिक्षा क्या थी कि डिजिटल साधनों के माध्यम से शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाया गया है और ज्यादा सस्ता बनाया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा और ई पाठशाला इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीक्षा और ई पाठशाला इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करते हैं। स्वतंत्रोत्तर काल में बाल नीति की सफलता को देखेंगे तो स्वतंत्रोत्तर काल में बाल नीति की सफलता को देखेंगे तो शैक्षणिक सुधार इसमें हुआ है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर में वृद्धि हुई और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में जो नामांकन दर है उसमें वृद्धि हुई और लड़कियों की शिक्षा को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला है। स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे तो नवजात मृत्यु दर यानी IMR और शिशु मृत्यु दर यानी कि U5MR, जो U5MR होती है उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। U5 भी है, USMR होगा यार, U5MR भी हो सकता है, खैर U5MR में बहुत ज्यादा कमी आई है। टीकाकरण कार्यक्रमों की सफलता बढ़ी है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम पॉक्सो जो एक्ट होता है, जैसे कानूनों के माध्यम से बाल शोषण पर अंकुश लगाया गया और बाल श्रम को कम करने में भी प्रगति देखी गई है। पोषण कार्यक्रमों के माध्यम यानी मिड डे मील योजना, जो मिड डे मील योजना चलती है स्कूलों में, उसने बच्चों को पोषण और स्कूल उपस्थिति में सुधार किया है बहुत ज्यादा। इसमें चुनौतियां और समस्याएं क्या पाई जाती हैं तो बाल श्रम इसमें बहुत ज्यादा समस्या है कि बाल श्रम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, खासकर अनौपचारिक क्षेत्रों में। जो अनौपचारिक क्षेत्रों में अभी भी बाल श्रम पाया जाता है वो अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। बालिका शिक्षा इसमें बहुत ज्यादा एक चुनौती के देखते हैं कि बालिका शिक्षा में अभी भी लैंगिक असमानता पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह एक बाधा बहुत ज्यादा बनी हुई है, जिससे शिक्षा पे, बालिकाओं की शिक्षा पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कुपोषण अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। NFHS यानी 5/2021 के अनुसार कई बच्चे अभी भी स्टंटिंग और वेस्टिंग से पीड़ित है। स्टंटिंग और वेस्टिंग से क्या है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। ठीक है, NFHS के अनुसार बाल तस्करी अभी भी हो रही है। गरीबी और शिक्षा के कारण बाल तस्करी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि बच्चों का तस्करी होती है, बच्चों की, लड़कियों की। कानून का कमजोर कार्यान्वयन, बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में योजनाओं की पहुंच बहुत ज्यादा सीमित हो गई है। सुधारों के सुझाव देखेंगे, सुझाव देखेंगे तो शिक्षा में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों का प्रशिक्षण देखेंगे और स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए उपाय देखेंगे। आगे देख रहे हैं पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे तो आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या और गुणवत्ता में सुधार देखा गया और पोषण पुनर्वास केंद्र NRCS की स्थापना देखी गई है। कानूनी और प्रशासनिक सुधार देखेंगे तो बाल श्रम और बाल तस्करी पर एक सख्त कार्रवाई आई है और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन देखा जाए, करना चाहिए, मतलब जरूरी है। सामाजिक जागरूकता जरूरी है। बाल विवाह, बाल श्रम और बाल शोषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए और समुदाय आधारित बाल कल्याण कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना चाहिए। डिजिटल शिक्षा में देखेंगे तो डिजिटल साधनों के माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और करना चाहिए। तकनीकी प्रशिक्षण के को प्राथमिक शिक्षा का एक हिस्सा बनाना उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिरी में चलेंगे तो निष्कर्ष ये कह रहा है कंक्लूजन की स्वतंत्रोत्तर भारत में बाल नीति ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल अधिकारों के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। हालांकि इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना न केवल राष्ट्रीय कर्तव्य है बल्कि समाज के समृद्ध भविष्य की भी नींव रखता है। ठीक है, नींव भी है उसकी। वैसे भी मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि भारत स्वतंत्रोत्तर भारत में बाल नीति या चाइल्ड पॉलिसी क्या है, चाइल्ड पॉलिसी कैसे कैसे बनाई जाती है उनके विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, तो वो हम लोगों ने इसमें पढ़ ली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था सोशियोलॉजी का और आप पढ़ के जाना, अगर आ जाएगा तो आप लिखाना। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे सोशियोलॉजी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।